संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को पुलिस ने हाथों हाथ पकड़ लिया था और बीते गुरुवार को उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 4 आरोपियों को यहां करीब 8 से 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन जब इस मामले की जांच हुई, उन 4 आरोपियों से पूछताछ हुई तो पता चला 4 नहीं करीब 6 से 7 आरोपी इस पूरे मामले में शामिल है, जिसमें से एक शख्स यहां पर है जो उस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। लेकिन जब यहाँ ये घटना बुधवार को घटी, उसके बाद ही वो शख्स यहाँ भाग निकला दिल्ली से और राजस्थान में अपने एक दोस्त महेश नाम के शख्स के यहाँ जाकर छिप गया। लेकिन जहाँ इस तरह से यहाँ पर जांच शुरू हुई, इसके बाद ये भी चीज़ निकल कर के सामने आई थी कि इस पूरे कांड में सामने जो 4 आरोपी रहे थे, यानी कि 2 आरोपी जो वे थे जिन्होंने संसद भवन के अंदर घटना को अंजाम दिया, इसके अलावा 2 अन्य आरोपी जो संसद भवन के बाहर मौजूद थे, जिसमें से नीलम नाम की भी एक महिला थी जिसने यहाँ पर कलर फॉग का इस्तेमाल संसद के बाहर भी किया था। इन चारों से पूछताछ के दौरान पता लगा कि इस घटना से पहले इन चारों की फोन वो शख्स लेकर पहले ही चला गया था और फिर जब वो राजस्थान के कुचामन जाकर पहुंचा, कुचामन में पहुंचते ही उसने गुरुवार को सबसे पहले उन चारों फोनों को नष्ट कर दिया, जिससे कोई भी सबूत न मिल सके। लेकिन अचानक से गुरुवार रात खबर आती है कि उस शख्स ने दिल्ली पुलिस को सरेंडर कर दिया और फिर उस शख्स से पूछताछ शुरू होती है और अब यहाँ पर जल्द ही उसकी भी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होने वाली है, जिसके बाद यहाँ देखना होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट उसको कितने दिन की रिमांड पर भेजती है और रिमांड के दौरान क्या कुछ सवाल जवाब उनसे किए जाते हैं और फिर क्या कुछ उससे जानकारी यहाँ दिल्ली पुलिस को मिलती है। बता दें कि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, जिसमें 4 आरोपी पहले से उसकी रिमांड पर आ चुके हैं और अब 5वें आरोपी भी यहाँ रिमांड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तमाम चीजें इस मामले पर निकल करके सामने आ रही है। एक और चीज यहां पर चौंका देने वाली सामने आई कि करीब 5 से 6 आरोपी इस मामले में शामिल हैं। उन 5 से 6 आरोपियों में जब उनके बारे में जांच हुई तो पता चला सभी आरोपी देश के अलग अलग हिस्से से रहने वाले, जिसमें एक सागर शर्मा नाम का शख्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, तो यहाँ पर एक अन्य शख्स पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, तो एक अन्य शख्स यहाँ हरियाणा और कर्नाटक का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों से एकजुट ये लोग हुए और करीब 8 से 10 महीने पहले इन्होंने इस बात की प्लानिंग बना ली थी कि इस घटना को अंजाम दिया जाएगा, वो भी 13 दिसंबर के दिन ही यहाँ इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जिस तरह से निकल करके सामने आई, इसके बाद इस पूरे मामले पर बवाल हो गया और राजनीति भी इस मामले पर शुरू हो गई। आज इस विषय पर चर्चा क्यों हो रही है, इस विषय पर बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बात जरूरी है। इस पेशकश में हमारे साथ हमारे सहयोगी दौलत शर्मा हैं। तमाम जो सवाल इस मुद्दे को लेकर उठ रहे हैं, उन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम दौलत से जानने की कोशिश करेंगे। दौलत, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से ये बात निकल करके अब सामने आई कि करीब 8 से 9 महीना पहले प्लानिंग कर ली गई थी और अब इस घटना को अंजाम दिया गया, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब प्लानिंग की गई थी, जब रेकी संसद भवन की गई थी, तो वो तो पुराने संसद में उस वक्त कार्रवाई होती थी और यहाँ घटना को अंजाम नए संसद भवन में दिया, तो ये बात कैसे एक दूसरे से मिलती नजर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पर हमने देखा कि सिक्योरिटी में चूक की तो बात जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं सच है कि सिक्योरिटी में ऐसी चूक क्यों हो जाती है कि यहाँ पर इतने सारे, आप उनको कोई क्रांतिकारी कह रहा है, कोई उनको भटके हुए नौजवान कह रहा है, कोई कह रहा है कि बड़े हमले की कोशिश थी तो आतंकवादी को यहाँ पर कहता नजर आया, यानी हर शब्द से उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि इस पर राजनीति हो रही है। वाकई देखा जाए तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी का बड़ा सवाल है। लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच उस समय हुई जिस समय वहां पर संसद भवन में रक्षा मंत्री तक थे, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो थे, राहुल गांधी थे, कई जो है साउथ के बड़े नेता थे। उस बीच आप देखते हैं कि किस तरीके से दर्शक दीर्घा से 2 युवक आते हैं और उन टेबलों पर चढ़ने कूदने लगते हैं और स्पीकर की जो कुर्सी है वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं और साथ ही साथ जो एमपीज वहां पर होते हैं वो उन्हें धर दबोचते हैं और उनकी यहाँ पर पिटाई भी कर देते हैं। ये भी एक विषय का बात है कि यहाँ पर एमपी के द्वारा क्या ऐसा बिहेवियर जो है देखा जा सकता है कि नहीं, किस तरीके से उन्होंने इन दोनों युवाओं को पकड़ के उनकी पिटाई की। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि राजनाथ सिंह जो कि खुद रक्षा मंत्री हैं वो वहां मौजूद हैं और सिक्योरिटी इस तरीके से ब्रीच हो जाती है। 3 लेयर की सिक्योरिटी बताई जाती है संसद भवन के अंदर जाने तक के लिए। उन तीनों लेवल को आखिर कैसे क्रॉस कर दिया? क्या इस बीच कोई मिली भगत देखी जा सकती है? यहाँ पर एक नाम सामने आ रहा है बीजेपी सांसद का कि उनके पास से उनको एंट्री मिली, तो क्या यहाँ बीजेपी सांसद ही कुछ यहाँ पर खेल रच रहे थे? इसकी भी बात लगातार यहाँ पर हो रही है, यानी राजनीति इस पूरे प्रकरण पर हो रही है। लेकिन सच क्या है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धीरे धीरे बाहर आएगा। यहाँ पर जो एक आरोपी है उसने सरेंडर भी पुलिस के आगे कर दिया और अब उससे यहाँ पर बुलाया जाएगा कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था।
यहाँ पर एक झा नाम के व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन पता ये भी लगाया जा रहा है कि यही जो है सबसे मेन है, या फिर इनके ऊपर कोई और भी है, या फिर और कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग बनाई हुई है कि और भी आगे ऐसे हमले होंगे, या फिर इस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की जाएगी। और आप तारीख जरा ध्यान कीजिए, 13 दिसंबर की ये तारीख है, और 13 दिसंबर को आज से करीब 22 साल पहले संसद भवन के बाहर आपने देखा कि कितना बड़ा यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। उसी डेट पर यह हमला हुआ, कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो भी कहते हैं कि 13 दिसंबर को बताएंगे कि हम कहाँ तक घुस सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसी एक्टिविटी देखना तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पर आप कह लीजिए कि सवाल उठते हैं कि इंटेलिजेंस को अभी तक पता क्यों नहीं चला। 1 साल से प्लानिंग चल रही थी और 1 साल में एक बार भी उनको भनक नहीं हुई कि ऐसी प्लानिंग 13 दिसंबर के दिन उस दिन की जा सकती है कि जब सारे सांसद, जब सारे वहां पर पार्लियामेंट ऑफिसर्स उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे जो 2001 में शहीद हुए थे, और उसी बीच ऐसा हमला हो जाना कहीं ना कहीं निंदनीय है। और यहाँ पर सवाल बड़े खड़े होते हैं कि जहां पर कई बीजेपी के लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है, देश की सुरक्षा कई कड़े हाथों में है, बहुत अच्छे हाथों में। लेकिन यहाँ पर संसद की हम बात करें, दिल्ली में संसद भवन मौजूद है। दिल्ली का जो वो सेंट्रल एरिया है वो एक लुटियंस एरिया है, वहां पर परिंदा भी जो है पर नहीं मार सकता, ये कहा जाता है। लेकिन संसद भवन के अंदर इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हो जाना, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठाती है। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा सवाल उठाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी साल 19 जून को खालिस्तानी आतंकवादी का टैग लिया फिरता एक शख्स हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में कुछ अज्ञात लोग गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसके बाद कनाडा सरकार उसकी हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाती है और उसके एक अन्य सहयोगी गुरपतवंत सिंह पन्नू यहाँ पर लगातार भारत पर हमला करता है और एक वीडियो जारी करके कहता है कि 13 दिसंबर के दिन वो संसद भवन में कुछ ऐसा करेगा जिससे देश एक बार फिर दहल उठेगा। यहाँ पर दौलत जिस तरह से यहाँ खालिस्तानी एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है और गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी, उसने एक वीडियो भी जारी करके कहा था कि मैं कुछ संसद भवन में करूंगा 13 दिसंबर के दिन ही, कि जिससे देश एक बार फिर दहल जाएगा। तो जिस तरह से उसने चेतावनी दी थी, क्या उस लिहाज से उस चेतावनी को गौर करते हुए क्या उस दिन सुरक्षा के जो इंतजाम है वो और ज्यादा पुख्ता किए जाने चाहिए थे, और अगर किए गए भी थे तो आखिर फिर ऐसे कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? देखिए, अगर कोई संसद भवन को लेकर ऐसी बात करता है तो उसको सीरियसली यहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस को लेना चाहिए। हालांकि हमने देखा कि इंटेलिजेंस काफ़ी बड़े पैमाने पर और अच्छे तौर पर यहाँ पर अपना काम कर रही है, और इंटेलिजेंस इन कई बीते सालों में और मजबूत हुई है। यहाँ पर कई बाहर ऐसे मिशन करे हैं जो हमने, जिसकी जानकारी भी हमें यहाँ पर पता लगी है, लगातार आता रहता है। लेकिन इस मामले को जरा अपने देश के अंदर ही ऐसा जो मामला है, इसको कहीं ना कहीं इन्होंने लाइटली जो है ले लिया, इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। यानी यहाँ पर हमने देखा है कि कनाडा में किस तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटी होती है, इंडिया के पूरी खिलाफ ये एक्टिविटी होती है, और उसके बाद इस तरीके को जो है तवज्जो ना देना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करता है कि किस तरीके से जो है इंटेलिजेंस ने क्यों जो है इनको मद्देनजर नहीं रखा, क्यों ये सब जब ऐसी घटना पहले भी इसी तारीख को हो चुकी है तो क्यों यहाँ पर ऑफिसर्स जो हैं अपना कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आए। और बिल्कुल उस दिन यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को उपहास में ले लिया या फिर नज़रअंदाज कर दिया गया कि ऐसी धमकियां तो कहीं ना कहीं जो है रोज मिलती है। देखिए, पार्लियामेंट सेशन उस समय चल रहा था और उस समय तो सिक्योरिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत होनी चाहिए। जब पार्लियामेंट सेशन नहीं होता तब भी यहाँ पर सिक्योरिटी मजबूत होती है। तो इस सवाल उठता है कि सिक्योरिटी तो को क्या यहाँ पर मजाक में ले लिया गया है। कई सारी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्स कंपनियां वहाँ पर लगती हैं दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ, सीआरपीएफ के सहयोग के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुई और इस धमकी को कहीं ना कहीं हल्के में आंका गया। बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है कि इस स्तर तक जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी को नहीं लिया गया, और कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को जब अंजाम दिया गया है तो उसने देश की लोकतंत्र पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं, और लोकतंत्र की गरिमा को भी उन लोगों ने तार तार किया, इस घटना ने तार तार किया है। ऐसे में एक छोटा सा आखिरी सवाल दौलत मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर तमाम आरोपियों के नाम निकल करके सामने आए, उसमें एक आरोपी सागर शर्मा है जो यूपी के लखनऊ का रहने वाला है, और यूपी में अक्सर हमें बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है सीएम योगी आदित्यनाथ से किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में जब किसी का नाम आता है। तो क्या जो आरोपी एक है सागर शर्मा, उसके घर पर हमें बुलडोजर एक्शन मिल सकता है देखने को? बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली में जो हुआ उसके कुछ कण जो है यूपी में नजर आ सकते हैं। यानी दिल्ली में हुआ हमला और यूपी में जवाब उन हमलावरों को मिल सकता है, ये बात लगातार कही जा रही है। और हमने देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो जाता है। अब तो मध्य प्रदेश में भी जो है एक नया ट्रेंड आ गया, बुलडोजर का एक्शन हो जाता है। इससे पहले यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने भी 1-2 बार यहाँ पर किया। यानी ये जो बुलडोजर वाला एक्शन है, कहीं ना कहीं आरोपियों
को डरा देता है कि यहाँ पर अगर हमने कुछ भी जरा भी किया और अगर ये खबर यूपी तक चली गई या फिर हमारा ताल्लुक यूपी से है तो बिल्कुल यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और उस आरोपी की यहाँ पर जो है खैर नहीं। फिर ये क्लियर मैसेज कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने दिया है और इसी वजह से क्राइम रेट वहाँ का देखें तो कुछ काफी हद तक यहाँ पर कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सागर शर्मा और उनके परिवार को यहाँ पर डर होगा कि जो बेटे ने हरकत करी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा परिवार को ना भुगतना पड़ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है क्योंकि लगातार यूपी में जो क्राइम रेट है, जो यहाँ पर घटनाएं हैं क्राइम की, उनको कम करने के लिए बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। और जो घटना ये देश में घटी है जिसने लोकतंत्र की गरिमा को पूरी तरह से तार तार कर दिया है, उसके तार यहाँ पर लखनऊ से भी जुड़े हैं, यूपी से भी जुड़े हैं। अब देखना है इस मामले पर क्या कुछ और जो जानकारी निकल करके सामने आती है और पूछताछ में जो आरोपी हैं दिल्ली पुलिस को क्या कुछ बताती हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।